वेलकम बैक टू आवर चैनल। इस लेक्चर में हम कंप्लीट करने वाले हैं क्लास 12th का इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट का बुक, दैट इज़ इंडियन इकोनॉमी। उसमें हम सारे चैप्टर्स फर्स्ट से लेके लास्ट तक कंप्लीट करने वाले हैं। उसके सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो आपके बोर्ड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, चाहे वो 2 मार्क्स से क्वेश्चन हो, चाहे वो MCQ हो, इसमें हम कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी पे वर्क करने वाले हैं। तो अगर आप ये वीडियो एंड तक देखते हैं तो आप अपने मार्क्स इस वीडियो के थ्रू सिक्योर कर सकते हैं। हम सारे चैप्टर्स कवर करने वाले हैं, जैसे कि इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस, रूरल डेवलपमेंट, प्राइवेटाइजेशन, लिबरलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, उसके बाद रूरल डेवलपमेंट, कंपैरेटिव डेवलपमेंट एंड पॉलिटिक्स से लेके सेल्फ हेल्प ग्रुप्स, और हम करने वाले हैं रूरल डेवलपमेंट, पावर्टी, इन्वायरमेंट, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, SHG। हम सारी चीज़ों को, इंफ्रास्ट्रक्चर, रूरल डेवलपमेंट, सब कुछ कवर करने वाले हैं इस वीडियो में। एंड bear with my sore throat voice because right now I'm suffering from fever and cold, so I hope you guys will adjust to the video and proceed with a happy learning. Thank you so much. So let's begin without any further delay. And मैं एक्सपेक्ट करती हूँ कि आप सबने इंडियन इकोनॉमी की किताब अभी तक खरीद के अपने पास रख ली होगी। नहीं रखी है तो आप रख लें, वो बहुत अच्छी बुक है, उसमें पूरा थियोरेटिकल है। तो इस वीडियो में हम समझेंगे कि क्वेश्चंस एग्जाम में आते कैसे हैं। सो लेट्स बिगिन विद द फर्स्ट क्वेश्चन। नेम द फ्रेंच ट्रैवलर हु विजिटेड इंडिया ड्यूरिंग द 17th सेंचुरी। हम फर्स्ट से लेके लास्ट चैप्टर तक क्वेश्चंस करने वाले हैं। दिस क्वेश्चन इज फ्रॉम द फर्स्ट चैप्टर, इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस, एंड हाउ डिड ही डिस्क्राइब इंडिया। तो कौन सा फ्रेंच ट्रैवलर था? बर्नियर। ये MCQ में आ सकता है, MCQ में आया हुआ भी है। आई हैव गिवन एग्जाम व्हेन आई वाज इन 12th क्लास, आई हैड इकोनॉमिक्स, सो आई विल हेल्प यू हाउ टू स्कोर द गुड मार्क्स विद माई स्ट्रैटेजी एंड हार्ड वर्क। सो लेट्स बिगिन। Bernier was the French traveler who visited India during 17th century and he described India as richer than Egypt. तो वो सबसे पहला फ्रेंच ट्रैवलर कौन था जिसने इंडिया को विजिट किया था 17th सेंचुरी में? बर्नियर था। और हाउ डिड ही डिस्क्राइब इंडिया? ही कॉल्ड इट एज रिचर देन इजिप्ट। तो यहाँ पे एक स्टेटमेंट आ सकती है एग्जाम में कि रिचर देन इजिप्ट किसने कहा है, किस ट्रैवलर ने। ट्रैवलर्स बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं जब हम हिस्ट्री की बात करते हैं। अगर आप ह्यूमैनिटी स्ट्रीम से या फिर कॉमर्स स्ट्रीम से हैं, तो जब हम हिस्ट्री की बात करते हैं तो ट्रैवलर्स बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, क्योंकि पहले इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर नहीं होता था। पहले कम्युनिकेशन का एक ही वो होता था, या तो ट्रैवलर्स होते थे या फिर जो मैन्युस्क्रिप्ट्स लिखते थे। तो इंपॉर्टेंट ट्रैवलर्स के नेम याद करने हैं हम, जैसे कि बर्नियर, वो कहाँ से था? फ्रेंच ट्रैवलर था। वो क्या कहता था इंडिया के बारे में? इट इज़ रिचर देन इजिप्ट। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेम सम नोटेबल इकोनॉमिस्ट्स हु एस्टिमेटेड इंडियाज पर कैपिटा इनकम ड्यूरिंग द कॉलोनियल पीरियड। कॉलोनियल पीरियड क्या होता है? जब कोई मोर पावरफुल कंट्री किसी और वीकर कंट्री पर रूल करता है इकोनॉमिक एंड्स को मीट करने के लिए, जैसे कि ईस्ट इंडिया कंपनी ने हमारे कंट्री पर रूल किया। तो कौन नोटेबल इकोनॉमिस्ट थे? क्या आपके फर्स्ट चैप्टर है बुक में, वहाँ पे लिखा है पूरा पैराग्राफ। दादा भाई नौरोजी, विलियम डिगबाय, VKRV राव एंड RC देसाई। नेक्स्ट इज एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ कमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर। ओके, आपके एग्जाम में आ सकता है, इस पर नोट लिखें। जब भी बोर्ड एग्जाम में आएगा ना कि नोट लिखना है, तो उसका मतलब 20 वर्ड्स में, 30 वर्ड्स में उसको आपको ख़त्म करना है, और आपको की वर्ड्स पे याद देना, जैसे कमर्शियलाइजेशन, कंजम्पशन, सेल। तो जो आपका आंसर जो चेक करेगा वो ये कीवर्ड्स ढूंढता है। तो आपको इन चीज़ों पे ध्यान देना है जब आपको लिखना है। कमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर क्या होता है? कमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर रेफर्स टू अ शिफ्ट फ्रॉम कल्टिवेशन फॉर सेल्फ कंजप्शन टू कल्टिवेशन फॉर सेल इन द मार्केट। ओके, नाउ कल्टीवेशन, अच्छा मतलब एग्रीकल्चर में हम, जैसे हमने ग्रेप्स की खेती करी, ठीक है, तो यहाँ पे ग्रेप्स लग रहे हैं, फिर मैंगो, मैं मोर फेमिलियर हो गए, आपने मैंगो की खेती करी है, ठीक है। तो कॉमर्शलाइजेशन का मतलब क्या होता है कि अभी तक वो आपके घर के लिए, आप उसको उगाते हो और आप खुद कंज्यूम करते हो। कॉमर्शलाइजेशन का मतलब क्या है? अब आप उगा तो रहे हो, खुद भी कंज्यूम करोगे, बट आपके पास कुछ बच गया जो आप मार्केट में उसको सेल करके मनी अर्न करोगे। यू गेट दैट? तो वो क्या हो गया? एग्रीकल्चर का कॉमर्शलाइजेशन हो गया। ओके, नाउ वी आर गिविंग यू सेकेंड एग्जाम्पल। ये तो फर्स्ट एग्जाम्पल हो गया। सेकेंड एग्जाम्पल क्या है? नाउ कमर्शलाइजेशन ऑफ टीचिंग, मतलब अभी मैं घर पे खुद से अपने बच्चों को पढ़ाती हूँ, तो उसमें कमर्शलाइजेशन नहीं है, बिकॉज माई किड्स आर नॉट पेइंग मी एनी फीस, बट नाउ आई हैव स्टार्टेड टीचिंग ऑन यूट्यूब, नाउ आई हैव स्टार्टेड टीचिंग टू इन अदर इंस्टीट्यूट्स रिगार्डिंग एनी गवर्नमेंट एग्जाम्स, तो नाउ दैट इंस्टीट्यूट विल पे मी, तो नाउ दैट इज कमर्शलाइजेशन ऑफ टीचिंग। कमर्शलाइजेशन मतलब हमारी सर्विस हम और लोगों के थ्रू कैसे और लोगों तक पहुँचा पा रहे हैं, और उसके अगेंस्ट हमें फिर मनी मिलता है, हमें प्रॉफिट मिलता है। सो कमर्शलाइजेशन किसी भी चीज़ का हो सकता है। तो एग्रीकल्चर का मतलब, कमर्शलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर रेफर्स टू, व्हाट डज इट रेफर्स टू? इट इज़ अ शिफ्ट फ्रॉम कल्टीवेशन फॉर सेल्फ, मतलब पहले खुद के लिए करते थे, फ्रॉम मतलब यहाँ से जंप करके फ्रॉम सेल्फ, सेल्फ से जंप करके हम कहाँ पहुँच गए हैं? सेल इन द मार्केट।
समझे? पहले हम मैंगो खुद के कंज्यूम करने के लिए उगाते थे, अब हम मार्केट में भेजने के लिए उगाते हैं। एक्सप्लेन द वेरियस सिस्टम्स ऑफ कलेक्टिंग लैंड रेवेन्यू प्रेवलेंट अंडर द ब्रिटिश रूल। अच्छा, ब्रिटिश रूल जब था, उनका सबसे इम्पॉर्टेंट दबदबा जो था, उनका सबसे इम्पॉर्टेंट एक्सपेक्ट जो था इंडियन कॉलोनी पे, इंडियन की हमारी इकोनॉमी पे, वो कहाँ पे था? रेवेन्यू पे था। एक रेवेन्यू ही एक सबसे इम्पॉर्टेंट एलिमेंट होता है किसी भी इकोनॉमी का, क्योंकि अगर आपके कंट्री का रेवेन्यू अच्छा है तो रेवेन्यू का मतलब आपका जो मनी के सोर्सेज हैं, तो उस पर अगर किसी की कंट्रोल होगी तो आपका कोई भी पपेट बन सकता है। तो हमारी जो इंडियन इकोनॉमी है वो किस पे डिपेंड करती है? हमारे रेवेन्यू पे। अगर हमारा रेवेन्यू हाई होगा तो हमारा जीडीपी हाई होगा, दैट इज ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। नाउ टेल मी इन द कमेंट सेक्शन इफ यू नो द डेफिनेशन ऑफ ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट क्या होता है? आपने डेफिनेशन याद करी है? ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट होता है द फाइनल वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस इन अ कंट्री ड्यूरिंग अ फिस्कल ईयर और फाइनेंशियल ईयर। फिस्कल ईयर और फाइनेंशियल ईयर को अकाउंटिंग ईयर भी कहते हैं। फाइनल वैल्यू और इंटरमीडिएट वैल्यू में आपको डिफरेंस तो पता ही होगा। तो जीडीपी में हम फाइनल वैल्यू यूज़ करते हैं या इंटरमीडिएट वैल्यू यूज़ करते हैं? हम फाइनल वैल्यू यूज़ करते हैं ऑफ मार्केट वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। नाउ एक्सप्लेन द वेरियस सिस्टम्स ऑफ कलेक्टिंग लैंड रेवेन्यू प्रेवलेंट अंडर ब्रिटिश रूल। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, इसमें आप दो सिस्टम का नाम लिख सकते हैं। इसमें क्या पूछा गया? दो सिस्टम बताइए जहाँ पे लैंड रेवेन्यू किस तरह से कलेक्ट किया जाता था लोगों से। पहला है रेवतवारी सिस्टम, सेकेंड है महलवारी सिस्टम। अब आप इसको मैप बना के थोड़ा थोड़ा यूज़ कर सकते हैं। रेवतवारी का मतलब क्या होता है? इट वॉज द वे ऑफ कलेक्टिंग टैक्स रेवेन्यू इन ब्रिटिश कंट्रोल एरियाज इन इंडिया डायरेक्टली फ्रॉम कल्टिवेटर्स ऑफ एक्सक्यूज मी कल्टिवेटर्स ऑफ फार्म लैंड। सो रेवतवारी सिस्टम क्या होता है? इट वॉज द वे ऑफ कलेक्टिंग टैक्स रेवेन्यू, एक तरीका होता था टैक्स रेवेन्यू को कलेक्ट करने का इन ब्रिटिश कंट्रोल्ड एरियाज इन इंडिया, मतलब जिन एरियाज को इंडिया में ब्रिटिश कंट्रोल करता है, डायरेक्टली फ्रॉम कल्टिवेटर्स ऑफ फार्म लैंड। सेकेंड महलवारी सिस्टम। दिस सिस्टम कंसिस्टेड ऑफ लैंडलॉर्ड्स और ज़मींदार्स। जो ज़मींदार होते थे वो रिप्रेजेंट करते थे एंटायर विलेज को या ग्रुप ऑफ विलेजेस को, अलॉन्ग विद टिलर्स। दे वर जॉइंटली एज वेल एज इंडिविजुअली रिस्पॉन्सिबल फॉर द पेमेंट ऑफ रेवेन्यूज। तो एक तरफ होता था रेवतवारी जिसमें ब्रिटिश मतलब अपने आप कलेक्ट करते थे, और सेकेंड महलवारी में एज ए इंटरमीडिएट रखा जाता था ज़मींदार्स को। इंटरमीडिएट मतलब क्या होता है? 1 2 3, बीच में आ रहा है इंटरमीडिएट आ रहा है। सबसे ऊपर क्या है? किसान, यहाँ पे कौन हो गया? ब्रिटिश। अब किसान से पैसा कौन लेता है? ज़मींदार। ज़मींदार से पैसा ब्रिटिश को कौन देता है? ज़मींदार। तो इंटरमीडिएट का काम करता है ज़मींदार। नेक्स्ट, एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ इकोनॉमिक प्लानिंग। ये नेक्स्ट चैप्टर का क्वेश्चन है, हम हर चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को कर रहे हैं। एंड आई होप यू यूटिलाइज माई एफर्ट्स इन योर बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ कॉन्सेप्ट्स, एंड आई होप यू सब्सक्राइब एंड लाइक माई चैनल, इट मीन्स अ लॉट फॉर अस। इकोनॉमिक प्लानिंग क्या होता है? अकॉर्डिंग टू प्लानिंग कमीशन। अब प्लानिंग कमीशन हमारी कंट्री में सेटअप हुआ था, उसके बाद नीति आयोग हुआ था, आपको पता होगा। इकोनॉमिक प्लानिंग मीन्स यूटिलाइजेशन ऑफ कंट्रीज रिसोर्सेज इन डिफरेंट डेवलपमेंटल एक्टिविटीज इन अकॉर्डेंस विद नेशनल इकोनॉमिक प्लानिंग की। तो इकोनॉमिक प्लानिंग क्या होता है? अकॉर्डिंग टू प्लानिंग कमीशन, इकोनॉमिक प्लानिंग मीन्स यूटिलाइजेशन ऑफ कंट्रीज रिसोर्सेज इन डिफरेंट डेवलपमेंटल एक्टिविटीज़ इन अकॉर्डेंस विद नेशनल प्रायोरिटीज़। इस आंसर को आप देखेंगे उन्होंने 3 पार्ट में डिवाइड कर रखा है। इकोनॉमिक प्लानिंग क्या होता है? अच्छा, आपके पास 500 रुपीज़ है, आप उसको कैसे प्लान करेंगे? तो कंप्यूटर, अगर आपने CS पढ़ा है तो उसमें एक टर्म होता है मॉडुलैरिटी। मॉडुलैरिटी का मतलब क्या होता है? एबिलिटी टू ब्रेक डाउन अ लार्ज मॉड्यूल इनटू मैनेजेबल सब मॉड्यूल्स। तो इकोनॉमिक प्लानिंग क्या होता है? हमारे पास जितने कंट्री के रिसोर्सेज हैं उसको जितने भी हमें डेवलपमेंट एक्टिविटीज़ में लगाना है, प्रायोरिटी के साथ साथ। अब प्रायोरिटी के साथ ही तो अपने रिसोर्सेज को, क्योंकि प्रायोरिटी क्यों आया है यहाँ पे? क्योंकि हमारे पास लिमिटेड रिसोर्सेज हैं। अगर आपके पास अनलिमिटेड रिसोर्सेज होते तो आप सारी वांट्स को पूरा करने में लग जाते, बट बिकॉज वी हैव लिमिटेड रिसोर्सेज, सो हमको अपनी अनलिमिटेड वांट्स को कम करना पड़ेगा और प्रायोरिटी के हिसाब से उन रिसोर्सेज को अकॉर्डेंस में लगाना पड़ेगा। उसको क्या कहते हैं? इकोनॉमिक प्लानिंग। सेंट्रल ऑब्जेक्टिव क्या होता है इकोनॉमिक प्लानिंग का या फिर इंडियन प्लानिंग का? ग्रोथ विद स्टेबिलिटी एंड सोशल जस्टिस। मतलब ग्रोथ होनी चाहिए, ग्रोथ मतलब जीडीपी बढ़ना चाहिए हमारे कंट्री का, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, दैट इज द मार्केट वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस इन अ कंट्री ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर, फिस्कल ईयर, ओके, और फाइनेंशियल ईयर। स्टेबिलिटी बढ़ना चाहिए, मतलब जो रिच है और जो पुअर है उनके बीच का गैप मॉडर्नाइज होना चाहिए। मतलब ये नहीं कि रिच रिच हो रहा है, पुअर पुअर हो रहा है, उसका एक इक्विलिब्रियम मेंटेन होना चाहिए। सोशल जस्टिस, सोशल जस्टिस का भी यही मतलब है कि जो पुअर है, ऐसा नहीं कि उनके पास कोई भी अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है, उनके बीच में स्टेबिलिटी और ग्रोथ मेंटेन होना चाहिए। सो दीज आर द सेंट्रल ऑब्जेक्टिव्स ऑफ इंडियन प्लानिंग। Which organization facilitates bilateral and multilateral trade agreements? Now this is from the next chapter. World Trade Organization facilitates bilateral and multi-trade
trade agreements. Okay, that is WTO. Explain the meaning of poverty. This is from the poverty chapter. Poverty क्या होता है? अच्छा, बेसिक टाइप के पुअर भी होता है, लाइक क्रोनिक पुअर, वो सब आपको पूरा चार्ट याद कर लेना है, वहाँ पे MCQ में आने वाला है आपका. पॉवर्टी क्या होता है? इट में बी डिफाइंड एज द इनएबिलिटी टू सिक्योर मिनिमम ह्यूमन नीड्स. अच्छा, आप किसी के पास आईपैड नहीं है तो क्या वो पॉवर्टी में जी रहा है? नो, इट इज़ इनएबिलिटी टू सिक्योर मिनिमम बेसिक नीड्स. मैक्सिमम बेसिक नीड्स नहीं है. अब अगर आपके पास आईपैड नहीं है तो आप पॉवर्टी में नहीं रह रहे हैं. पॉवर्टी का मतलब क्या होता है? जो आप मिनिमम बेसिक नीड्स, मतलब आप रोटी भी अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं, तो उसको पॉवर्टी बोलेंगे. रिलेटेड टू फूड, क्लोथिंग, हाउसिंग एंड एजुकेशन एंड हेल्थ. सरप्राइजिंगली एंड अमेजिंगली हमारी कंट्री, हमारी जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है, यहाँ पे इतनी सारी अच्छी अच्छी स्कीम्स हैं जिससे बहुत कोशिश की जाती है कि जो बेसिक पॉवर्टी लाइन है सब उससे ऊपर उभरे. जैसे कि एजुकेशन से रिलेटेड हमारे गवर्नमेंट के पास बहुत सारी स्कीम्स है, हेल्थ से रिलेटेड, क्लोथिंग से रिलेटेड, फूड से रिलेटेड, ताकि कोई भी पॉवर्टी लाइन के नीचे ना रहे. नेक्स्ट इज हाउ इज हेड काउंट रेशो कैलकुलेटेड. ये पॉवर्टी चैप्टर से है. अब गवर्नमेंट कैसे कैलकुलेट करती है? तो परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन बिलो पॉवर्टी लाइन इन अ कंट्री इज कॉल्ड एज हेड काउंट रेशो. ठीक है, ये हम क्यों करते हैं? अगर हमें पता होगा कि कितने लोगों पॉवर्टी में रह रहे हैं, तभी तो हम अपने रिसोर्सेज उन पर यूटिलाइज कर पाएंगे. अगर हमें पता ही नहीं होगा कितने लोग पुअर हैं, तो उससे क्या होगा? सारा इनकम बड़े लोगों के हाथ में चला जाएगा, इनइक्वालिटी ऑफ वेल्थ हो जाएगा. तो इनइक्वालिटी ऑफ वेल्थ को कम करने के लिए हम ऐसे इंडिकेटर्स डेवलप करते हैं टू इम्प्रूव आर इंडियन इकोनॉमी. तो देखो, इन सब का मेन एम क्या होता है? अपने जीडीपी को इम्प्रूव करना, स्टेबिलिटी को इम्प्रूव करना, इकोनॉमिक इनजस्टिस को कम करना, सोशल इनइक्वालिटी को कम करना. ठीक है, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन द गिनी कोएफिशिएंट. अच्छा ठीक है, गिनी कोएफिशिएंट बहुत इंपॉर्टेंट है. अगर आप इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट्स हैं, आप सबको पता होना चाहिए. गिनी कोएफिशिएंट क्या होता है? अच्छा, जो पॉवर्टी होता है ना, हमारी कंट्री में एक कोएफिशिएंट है जो पॉवर्टी को नापता है, उसको गिनी कोएफिशिएंट कहते हैं. ठीक है, आपको आराम से समझ आ गया. गिनी कोएफिशिएंट क्या होता है? जो कोएफिशिएंट पॉवर्टी से रिलेटेड होता है, मतलब बताता है कि कितनी पॉवर्टी है कंट्री में. द गिनी कोएफिशिएंट वाज प्रपोज्ड बाय इटालियन स्टैटिस्टिशियन कोराडो गिनी इन 1912 एज अ मेजर ऑफ इनइक्वालिटी ऑफ इनकम एंड वेल्थ. मतलब समझ लो हिंदी में, पॉवर्टी को जो चीज़ दिखाता है, जो इंडिकेटर, गाड़ी में राइट इंडिकेटर देने के लिए राइट दबाते हैं, लाल दिखाने के लिए रेड दबाते हैं, मतलब ब्रेक. तो पॉवर्टी को दिखाने के लिए क्या दिखाएंगे? गिनी कोएफिशिएंट वाला इंडिकेटर. इनकम और वेल्थ को, इनइक्वालिटी को दर्शाता है. समझ गए? और इंडिया का क्या है? 0.339. व्हाट इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन? दिस इज फ्रॉम द नेक्स्ट चैप्टर. ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन का मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है? इज टू मेक ह्यूमन बींग्स मोर प्रोडक्टिव. ह्यूमन कैपिटल का मतलब यही होता है, कैपिटल बिल्ड कर रहे हैं, मतलब उससे और प्रोडक्टिविटी जनरेट करेंगे तो क्या होगा? जीडीपी बढ़ेगा हमारी कंट्री का. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ? इकोनॉमिक ग्रोथ क्या होता है? अच्छा, देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन इकोनॉमिक ग्रोथ एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट. बोथ कैन बी पॉजिटिव एंड नेगेटिव. और ग्रोथ क्या होता है? ग्रोथ का मतलब होता है इंक्रीज इन द रियल नेशनल इनकम ऑफ अ कंट्री. नेशनल इनकम का क्या मतलब होता है? जीडीपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, द मार्केट वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस इन अ कंट्री ड्यूरिंग अ फाइनेंशियल ईयर, फिस्कल ईयर, अकाउंटिंग ईयर. ये मैं तब से 6 बार इसलिए रिपीट कर सकी हूँ क्योंकि जब भी कोई क्वेश्चन आपका इनकम, ग्रोथ, स्टेबिलिटी, जीडीपी से रिलेटेड आएगा तो आपको वो लिखना है. State the common feature in the development strategy of India, China and Pakistan during 1950 to 1990. 5-year plans. अच्छा, पर्सपेक्टिव प्लान किसको कहते हैं? पर्सपेक्टिव प्लान और 5-year प्लान में क्या डिफरेंस है? 5-year प्लान एज द नेम सजेस्ट वो 5 का होता है, जैसे कि 5-year प्लान 5 वर्षीय योजना. 20-year प्लान को क्या कहते हैं? पर्सपेक्टिव प्लान. और 5-year प्लान को हम बेस प्लान भी कहते हैं, क्योंकि 5-year प्लान के ऊपर ही पर्सपेक्टिव प्लान बनता है. समझे? तो पहले क्या होगा? बेस प्लान, जिसको हम 5-year प्लान कहते हैं, उसके ऊपर क्या होगा? पर्सपेक्टिव प्लान, जिसको हम 20-year प्लान भी कहते हैं. ठीक है, तो 5-year प्लान को इकोनॉमिक प्लानिंग का ये कॉमन स्ट्रैटेजी फीचर था डेवलपमेंट में. एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ ग्रेट लीप फॉरवर्ड GLP कैंपेन विद रेफरेंस टू चाइना. नाउ व्हाट इज GLP? ये बहुत बेसिक है. इट इज़ अ कैंपेन, इट वॉज अ पॉलिसी एमिंग एट द इंडस्ट्रियलाइजेशन ऑन अ मैसिव स्केल इन चाइना. अब इसमें से कुछ इंपॉर्टेंट नहीं, इसमें से बस एक चीज़ इंपॉर्टेंट है, वो है इंडस्ट्रियलाइजेशन. इंडस्ट्रियलाइजेशन चाइना में हुआ, उससे रिलेटेड क्या वर्ड है? ग्रेट लीप फॉरवर्ड. वाई वॉज द सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड सेटअप? अच्छा, अगर आप पॉलिटी पढ़ते हैं तो CPC भी कहते हैं इसको, सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड. इन ऑर्डर टू एड्रेस द 3 मेजर इन्वायरमेंटल कंसर्न्स. अच्छा, पॉल्यूशन कितने तरह से हो सकता है? एक तो वाटर से हो सकता है, ओके, वाटर पॉल्यूट होता है, एयर से होता है और लैंड से होता है. तो ये 3 को कंट्रोल करने के लिए गवर्नमेंट ने ये सेटअप किया था, CPCB, सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, ओके, 1974 में. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड मॉर्बिडिटी? ओके,
मॉर्बिडिटी का मतलब क्या होता है? टेंडेंसी टू फॉल इल। टेंडेंसी टू फॉल इल, टेंडेंसी का मतलब कमेंट सेक्शन में बताइए। टेंडेंसी टू फॉल इल, जो बंदा इल पड़ जाता है उसका टेंडेंसी है फॉल करने का, है नहीं वो टेंडेंसी मतलब ये होगा, उसका टेंडेंसी है, हम अनुमान लगा रहे हैं, उसको हम क्या बोलते हैं? मॉर्बिडिटी बोलते हैं। स्टेट एनी वन इम्पॉर्टेंस ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर। अच्छा, अब इंफ्रास्ट्रक्चर क्या होता है पहले ये पढ़ लेते हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर एक पूरा चैप्टर है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इंफ्रास्ट्रक्चर फिर से क्यों इंपॉर्टेंट है? हम क्यों अर्बन एरियाज़ की तरफ मूव हो रहे हैं, सबअर्ब्स की तरफ मूव हो रहे हैं, क्यों रूरल एरिया को हम अर्बन बना रहे हैं? क्योंकि जब हम अर्बन एरिया में जाते हैं तो वहाँ पे ज़्यादा जॉब अपॉर्चुनिटीज़ होता है, हेल्थ केयर सिस्टम वहाँ का बहुत अच्छा होता है, एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज़ बहुत होती हैं बच्चों के लिए, हेल्थ केयर होता है जहाँ पे अगर आपको कुछ इंजरी है और वहाँ हॉस्पिटल नहीं है तो ऐसा क्या वहाँ पे बेनिफिशियल है? वहाँ कुछ बेनिफिशियल नहीं है। तो इंफ्रास्ट्रक्चर होना एक कंट्री के जीडीपी के लिए, ग्रोथ के लिए, स्टेबलाइजेशन के लिए बहुत ज़रूरी हो जाता है। सो एक्सप्लेन द टर्म इंफ्रास्ट्रक्चर। व्हाट इज़ इंफ्रास्ट्रक्चर? Infrastructure refers to supporting services in the main areas of industrial and agriculture production. Okay, industrial, agriculture, domestic, foreign, trade, commerce. Industrial, agriculture, domestic. अच्छा, domestic के अंदर वो सब आता है like hospitals and education and all. Foreign trade, commerce. These services include roads. अच्छा, फॉरेन ट्रेड एंड कॉमर्स भी ज़रूरी होता है हमारे कंट्री के एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट को ध्यान रखने के लिए। अच्छा, एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट में क्या डिफरेंस होता है? एक्सपोर्ट मतलब जब हमारा बाहर से अंदर से बाहर जाता है, हमारी कंट्री से हम दूसरे लोगों को सामान भेज रहे हैं, उसे एक्सपोर्ट कहते हैं। इम्पोर्ट मतलब जब बाहर से अंदर आता है। तो क्या चीज़ ज़्यादा अच्छी होती है कंट्री की इकोनॉमी के लिए? जब वो एक्सपोर्ट ज़्यादा करते हैं। और ट्रेड डेफिसिट कब हो जाता है? जब हमारा इम्पोर्ट बढ़ जाता है। These services includes roads, railways, ports, airports, dams, power stations, oil, gas pipelines, telecommunications, schools, colleges, sanitary system and all the monetary system including banks, insurance and other financial institutions. अभी आप जैसे न्यूज़ में देखेंगे हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी सर बहुत सारी चीज़ों का इनॉग्रेशन कर रहे हैं, बहुत सारे डैम्स का, बहुत सारे रोड्स का, बहुत सारे हाईवेज़ का। तो ये सब हमारी कंट्री के इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए बहुत अच्छा है। अगर आपके पास रोड्स हैं तो आप जल्दी पहुंच सकते हैं, जल्दी काम करेंगे, जल्दी इम्प्रूवमेंट होगा कंट्री का। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, वन इम्पॉर्टेंस ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर। इसका तो इम्पॉर्टेंस ही इम्पॉर्टेंस है, जैसे इंक्रीज द प्रोडक्टिविटी ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। अच्छा, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन कितने होते हैं? लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योरशिप। Moving to the next question, who is a worker? Worker कौन होता है? और worker is an individual who is doing some productive work to earn a living. Worker कौन होता है? और worker is an individual, एक individual होता है, ठीक है, group of people नहीं है, वो एक individual है, कोई productive काम कर रहा है to earn a living. Two institutional sources of credit. Two institutional sources of credit are as follows: National Bank for Agriculture and Rural Development and Regional Rural Banks. इसमें आपको सेल्फ हेल्प ग्रुप्स जो होते हैं वो बहुत ज़रूरी हो जाते हैं। सेल्फ हेल्प ग्रुप्स वुमेन के लिए होते हैं, किसके लिए होते हैं? रूरल एरिया में होते हैं, जैसे रूरल एरिया में बैंक्स नहीं होते हैं, उनको फैसिलिटेट करने के लिए ट्रेड को। सो दैट वाज इट फॉर योर इकोनॉमिक्स, दैट इज़ इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। सारे चैप्टर्स हमने कवर करे हैं इस वीडियो में। आई होप यू लाइक द वीडियो एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। जय हिंद एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर अपकमिंग एग्जामिनेशंस।